गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मनुष्य ने साइंस और टेक्नोलॉजी के जोर पर कई नए आविष्कार किए। मनुष्य जीवन को और बेहतर और सुलभ बनाने की उसकी कोशिशें लगातार जारी है। इसके बावजूद मनुष्य को अपनी दैनंदिन और मूलभूत जरूरतों के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हमारा भारत देश सदियों से इतना संपन्न और खुशहाल था क्योंकि हम प्रकृति के साथ चलते थे, प्रकृति के खिलाफ नहीं। और यही हमारी संस्कृति और परंपरा भी रही है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए फिर एक बार भारत देश को प्रगत और समृद्ध बनाने का सपना एमसीएल ने देखा है। दोस्तों, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम इस सपने को पूरा करेंगे। इतना विशाल हमारा भारत देश, जहां लाखों ग्राम पंचायतों में करोड़ों की आबादी बसती है, हजारों रीति रिवाज और बोली भाषा है, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन इस मुश्किल काम को आसान बनाया है तालुका स्तर पर काम करने वाले हमारे सभी एमएसएस, हमारे सभी एमबीपी और हमारे सभी कंसल्टेंट्स ने। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की लगन और मेहनत के वजह से आज एमसीएल भारत के 1000 से ज्यादा तालुकाओं में पहुंच चुका है। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, इतने बड़े संगठन का निर्माण आज तक किसी भी कंपनी ने किया नहीं है। अब आगे जाकर जब इन सभी तालुकाओं में हम हमारे इन फैक्ट्रियों का निर्माण करेंगे तो जैसे मैंने पहले कहा था, वैसे यहाँ पर हम फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का निर्माण करेंगे और हम उन्हें बेचेंगे और उसी के माध्यम से हम फिर एक बार भारत को दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कैसे? चलिए जानते हैं आज के इस सेशन से, जो है रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 27। लेकिन इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। दोस्तों, कृपया आप अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। अपने साथ एक पानी की बोतल, नोटपैड और पेन रखिए। और एक जरूरी सूचना दोस्तों, चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स वीडियो के साथ। प्रकृति हमारे जीवन का मूल है। जैसे वन्य जीव, पेड़ पौधे, जल, भूमि, वायु, मानव, ये सब पर्यावरण का एक भाग है। वैसे ही मैं भी पर्यावरण का एक हिस्सा हूं। कुदरत के वरदान से बना हुआ एक मानवीय आविष्कार हूं। मैं एनकोल हूं, जो पर्यावरण का समतोल बनाए रखने में मदद करता है। एक कोयला पर्यावरण का समतोल कैसे बना सकता है? कोयला स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। कोयला वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कोयला प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। फिर कोयला समतोल कैसे बनाएगा? आपके इस सवाल का जवाब मेरे निर्माण के सफर में छुपा हुआ है। यह सफर ऊर्जा में संपूर्णता का है, किसानों में सशक्तिकरण का है, गांव में रोजगार निर्मित का है, देश की आर्थिक उन्नति का है। यह सफर पर्यावरण की रक्षा का है। मेरा यह सफर जैविक खेती से शुरू होता है। नेपियर घास मेरे उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये फसल उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और इसकी फसल मिट्टी को सशक्त बनाती है। फसल पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसे नैसर्गिक तरीके से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसके अंदर पानी की मात्रा और कम करने के लिए घास को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर भट्टी की गर्म भाप से गुजारना पड़ता है।
किसी भी तरह के ईंधन और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें मेरे ही अंश जलाए जाते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नेपियर घास भट्टी में अच्छी तरह से सूखने के बाद आखिरी पड़ाव में मुझे वो रूप मिलता है जो मुझे प्रकृति की रक्षा करने की क्षमता देता है। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक सामान्य कोयला और लकड़ी से बेहतर जलकर कम से कम राख उत्पन्न करता हूं, जिससे मैं पर्यावरण को प्रदूषण और मानव शरीर को हानिकारक बीमारियों से दूर रखता हूं। हाल ही में आईपीसीसी ने मानवता के लिए कोड रेड की घोषणा की है और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना हमारी भूल होगी। प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है और इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। चलिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करते हैं। एमकोल का इस्तेमाल करके उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब मैं एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से यह निवेदन है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्यों को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे उच्च मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे।
याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धन या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सुविचार यानी कि आज के हमारे थॉट ऑफ द डे के साथ। और आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है, टू हैंडल योरसेल्फ यूज योर हेड, टू हैंडल अदर्स यूज योर हार्ट। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने आप को संभालने की बात करते हैं तो आपको हमेशा अपने दिमाग से काम करना चाहिए, और जब बात दूसरों की आती है तब आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। इसका मतलब आप जब दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो आपको सहानुभूति जताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे आने वाले अगले स्पीकर जिन्होंने हमेशा ही दूसरों के साथ ये दया भाव और सहानुभूति जताई है, और यही बात उन्हें दूसरों से यानी कि आम से खास बना देती है। तो चलिए आमंत्रित करते हैं हमारे अगले स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। अगर मैं आपको आज ये क्वेश्चन पूछूं कि दुनिया का सबसे डेडलीस्ट एनिमल कौन सा है, और स्पेसिफिकली वो भी इंसान के लिए, तो आपके दिमाग में शायद आएगा कि जंगल में रहने वाला शेर या फिर सांप, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे डेडलीस्ट एनिमल हम इंसान के लिए कुछ है तो वो है मच्छर। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, अब तक की जनरेशन का जो सबसे बड़ा पैंडेमिक हमने देखा है कोविड, उसकी वजह से जितने लोग मरे हैं उससे सिर्फ 1 साल में डेंगू, मलेरिया, इन सभी बीमारियों से मच्छरों की वजह से इंसान मरते हैं। और ये मच्छर हमने हमेशा देखे हैं कि किसी कोने में, ये छोटी सी किसी पानी के इसमें वो तैयार होते हैं और उसकी वजह से लोग इतना मर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचे कि ये मच्छर किसी कोने में नहीं, लेकिन बल्कि इस मच्छर का एक तूफान, बवंडर या जिसको चक्रवात कहते हैं, अगर आप ये देखेंगे तो क्या कहेंगे। और ये कोई ऐसी कल्पना नहीं है, ये एक्चुअली हुआ है, और वो भी कहीं और दुनिया में नहीं, हमारे भारत देश में, पुणे में। आज की जो कहानी वो है मच्छरों के चक्रवात की। मच्छरों का चक्रवात यानी मच्छरों का एक तूफान जो रिसेंटली पूना में आया था। लेकिन ये हुआ कैसे? रियलिटी में ऐसा है कि पूना जो है उसका बेस, जलवाहिनी जिसको हम बोल सकते हैं माँ, वो है मूड़ा और मुठा नदी। ये जो नदी है इसके बिहा पे ही पूरा पूना सिटी जो है वो बसा हुआ है। जब ये नदी का ऐसे इवनिंग में लोग अपना काम करके जब घर पे जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि पूरे आसमान में ऐसे बड़े बड़े बवंडर तैयार हो गए। उनको इनिशियली पता ही नहीं चला ये क्या है। जब रिसर्च साइंटिस्ट उन्होंने जाके देखा, इसकी चाचनी की, तब उनको पता चला कि इनके अंदर मच्छर है। लेकिन ये हुआ कैसे? सब लोगों ने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करे और वो अपने घर के अंदर बैठ गए। इसका वजह ये था कि मूड़ा मुठा नदी, जो कि पुणे के लिए बेस है, सोर्स है जीवन का, उसको उन्होंने इतने तरीके से खराब कर दिया। जो भी पूना का पूरा गंदा पानी है, सीवेज सिस्टम है, उसपे जो बांध है, इसके वजह से वो बह नहीं पा रही है। और ऐसे ही छोटे छोटे जो है वहां पे पॉन्ड तैयार हो गए जिसमें मच्छरों की कॉलोनी है वो बढ़ गई। और वो इस हिसाब से बढ़ गई, जब वातावरण में एक कम दाब का पट्टा तैयार हो गया तो ये सभी मच्छर ऊपर आ गए और उनका एक बवंडर वहां पे तैयार हो गया। ये जो है ऐसा पहली बार भारत में हुआ है, लेकिन दुनिया में इससे पहले रूस यानी रशिया, अमेरिका और अर्जेंटीना, ये तीनों ही देश में हुआ था। रशिया में इस कदर ये मच्छरों का बवंडर तैयार हुआ था कि 2 दिन हमें उनको सूरज की रोशनी दिखी ही नहीं थी। इस तरीके से ये मच्छरों ने जो है वो सूरज की रोशनी को भी रोक सकते, इतना उनमें ताकत बन जाता है। अभी हम ये सोच सकते हैं कि ये प्रकृति की चेतावनी है हमारे लिए कि अगर प्रकृति ने सोच लिया
कि वो हम जो कर रहे हैं उसका प्रदर्शन वो इस तरीके से हमें बता सकती है। सिर्फ मच्छरों की वजह से पूरे साल में इतने मर सकते हैं, तो अगर ये मच्छर ऐसे पूरे इसमें आए तो सोचो क्या हो सकता है। वो तो अच्छा हुआ कि वो सिर्फ चेतावनी थी प्रकृति माता ने जो हमें बताई थी। अभी हम पे डिपेंड है कि ये चेतावनी को हम किस तरह ले, किस तरह जो हमें सोर्सेस हमने प्रकृति ने दिया है उसका हम यूटिलाइजेशन करें। तो एमसीएल का जो बेस है वो यही है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। चलिए अभी बुलाते हैं हम ऐसे इंसान को जिन्होंने ये एमसीएल का बेस और फाउंडेशन रखा है, हमारे एमसीएल के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गुलाब सर। थैंक्स। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। दोस्तों क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे पावरफुल जानवर स्पेसीज कौन सी है? तो वो है मनुष्य, ह्यूमन। अभी इस दुनिया में लगभग 450 करोड़ साल से ये दुनिया है। 350 करोड़ साल से कई तरह के अलग अलग जीव इस दुनिया में। अब मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य की एंट्री इस दुनिया में जो हुई है वो लगभग सिर्फ 2 लाख साल पहले हुई, जबकि करोड़ों सालों से करोड़ों जीव इस दुनिया के ऊपर। लेकिन वो क्या चीज है कि जिसकी वजह से ये मनुष्य इतना पावरफुल बन चुका है, इतना पावरफुल कि आज इस दुनिया के कई सारी रिसोर्सेज को वो कंट्रोल कर रहा है। इतना पावरफुल कि उसने इतनी लेट एंट्री करने के बाद भी सबसे ज्यादा प्रोग्रेस, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की, ऑलमोस्ट सब कुछ कंट्रोल करने की आज वो कगार पे है। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ एक चीज की वजह से। वो मनुष्य में एक ऐसी चीज है कि जो चीज उसको बहुत स्पेशल और बहुत पावरफुल बनाती है, और वो है उसका ब्रेन। दोस्तों ये ब्रेन है जो मनुष्य को इतना पावरफुल, इतना ग्रेट बनाता है। ये ब्रेन, अगर नर्वस टिश्यू की बात करें तो दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्राणी में, हर जगह, हर एनिमल में, हर स्पीशीज में ये ब्रेन या नर्वस टिश्यू होता है जो कंट्रोल करता है चीजों को, स्टिमुलस को और एक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन जिस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमंस में, जिस तरह से इस ब्रेन का, इस नर्वस टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ है मनुष्य में, वो दुनिया में किसी और जानवर में नहीं, किसी और स्पीशीज में नहीं। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी और ब्रेन, इसका जो प्रोपोर्शन है वो दुनिया में बहुत ज्यादा है। किसी और यानी छोटे से छोटी सा मछली से लेके बड़े से बड़े हाथी तक, मछली भी अगर छोटी है तो उसका मेंदू बहुत ज्यादा छोटा है। हम एकमेव ऐसे स्पीशीज है कि जहां हमारी पूरी जो बॉडी होती है, बॉडी के 2%, जो बॉडी का वेट है तो उसका 2% मेंदू का वेट होता है, इस ब्रेन का वेट होता है। और ये बहुत जबरदस्त है क्योंकि दुनिया के किसी भी स्पीशीज में इतना बड़ा, इतने प्रोपोर्शन में इतना बड़ा मेंदू किसी और स्पीशीज का नहीं। और ये जो ब्रेन है वो बेसिकली हमारी ताकत है। हमारी ताकत, हाथ पैर, हमारी कोई भी दूसरे सेंसेस, जो भी अलग चीजें, वो नहीं है। हो सकता है कि बाकी जो चीजें हमारे पास हो उससे बेहतर चीजें किसी और स्पीशीज में हो सकते, लेकिन एक वो चीज जो सबसे बेस्ट और जो हमारी एक्चुअली ताकत है ह्यूमंस की, इस मनुष्य की, इस स्पीशीज की, वो है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन ना कि सिर्फ वस्तुमान में बड़ा है, प्रोपोर्शन में बड़ा है, लेकिन उसका सरफेस भी बहुत बड़ा बनाया है कुदरत ने। और उसके ऊपर इतने सारे क्रीजेस है, इतने सारे सुरकुते आपको जो दिखाई देती है, उसको अगर हम लोग बिछा दे तो वो बहुत बड़ा बन सकता है। इतना बड़ा एरिया कुदरत ने बनाया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करें। और ये इतना ज्यादा डेवलप बन चुका है, यानी इसमें वो एरिया भी ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा तंतु या नर्वस टिश्यू है जो दुनिया की किसी और एनिमल या किसी दूसरे स्पीशीज पे नहीं है। और सबसे बड़ी ताकत मनुष्य की अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेन है। दोस्तों अभी साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें या सिर्फ विज्ञान की बात करें, हमने देखा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान यानी इस प्रकृति को समझना है। प्रकृति ने जो भी व्यवस्था की है इस करोड़ों सालों से अलग अलग क्षेत्र में, इसको समझना यानी विज्ञान है। और इस विज्ञान में कई सारी ऐसी चीजें जो मनुष्य को अचंभित करती है, कई सारी ऐसी चीजें कि जिसके ऊपर मनुष्य कई सालों से काम कर रहे हैं। अभी जैसे मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल,
ये एक संकल्पना है जिसके ऊपर कई सालों से कई सारे रिसर्च साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ऐसी चीज समझने के लिए ऐसे समझी जाती है। ब्लैक होल का मतलब है कि इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इस यूनिवर्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ब्लैक होल से हुई, तो क्या है ब्लैक होल, किस तरह से हुई होगी, क्या ये सब कुछ पूरा फिनोमेना है, क्या साइंस है, क्या विज्ञान है, ये समझने की कोशिश दुनिया भर के साइंटिस्ट करते हैं। लेकिन वही नहीं, कई सारे ऐसी चीज है, जैसे इस समुद्र में कितने सारे ऐसे जीव है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, उसका जो इकोसिस्टम है वो समझना भी बहुत अद्भुत ऐसी चीज। कई सारे क्लाइमेट के ऐसी चीजें हैं जो हमें अभी तक पूरी तरह से समझे नहीं, जिसके समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हर एक विज्ञान में, हर एक अलग तरीके में ऐसी अलग अलग चीजें जो अभी तक हमको समझे नहीं। लेकिन क्या आपको अंदाजा है, ये सभी साइंटिस्ट कहते हैं, जिन्होंने भी सबसे मुश्किल चीजों के ऊपर काम किया है, सबसे मुश्किल विज्ञान के ऊपर काम किया है, सबसे ज्यादा जटिल और कॉम्प्लेक्स कुदरत की चीजों को समझने की कोशिश की, उन सबका एक ही बोलना है, इन सबसे भी सबसे गहरा, सबसे मुश्किल, सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे जटिल ऐसी कोई चीज है जिसको हम समझ ही नहीं पाए हैं, और ना बहुत जल्दी समझ ही नहीं सकते, वो है ब्रेन। यानी ब्लैक होल और बाकी सभी जो चीजें हैं, वो जो विज्ञान है, वो जो साइंस है, उससे भी कई गुना, कई जबरदस्त जो चीज है वो है ह्यूमन ब्रेन। बात सिर्फ वो नहीं है कि वो साइंटिस्ट जो लोग आज की तारीख में एआई में काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मशीन का तैयार करें कि जो मशीन ब्रेन जैसे काम करे। बात उनकी नहीं है, मेडिकल साइंस में भी एक फैकल्टी है कि जहां कितने सारे साइंटिस्ट कई सारे सालों से इस ब्रेन के ऊपर काम कर रहे हैं, कई सारी बीमारियों के ऊपर काम कर रहे हैं, ये ब्रेन एक्चुअली कैसे काम करता है उसके ऊपर काम कर रही है। सभी साइंटिस्ट मिलके उनका एक ही बोलना है कि सबसे कॉम्प्लेक्स चीज अगर इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में अगर कुछ प्रकृति ने बनाई है तो वो है हमारा मेंदु, हमारा ब्रेन। दोस्तों, ये जो ब्रेन है ना, ये बहुत अलग है। हमारे मनुष्य का ब्रेन ये बाकी किसी भी जानवर स्पीसीज के ब्रेन से बहुत बहुत अलग है। नॉर्मली ब्रेन का जो काम होता है वो न्यूक्लियस जैसे काम होता है। आप एक पेशी में जो न्यूक्लियस काम करता है, वैसे पूरी बॉडी में ब्रेन काम करता है। जो भी स्टिमुलस आते हैं उसको रिएक्ट करना, चीजों को कंट्रोल करना, कितना ही काम होता है। लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन काम करते हैं वो कई सारा, इससे कई ज्यादा डेवलप्ड, कई सारे ऐसी चीजें हैं जो चीजें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट बताती है। जैसे लैंग्वेज ये भाषा जो है वो सिर्फ मनुष्य के पास है, और वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड ऐसे कॉग्निटिव फंक्शन है। दोस्तों, ये सब कुछ मुमकिन है इस ब्रेन की वजह से। ये ब्रेन हर वक्त, हर पल ना कि सिर्फ हमारी सांसों को कंट्रोल करता है, हमारे दिल को कंट्रोल करता है, कई सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे बिहेवियर, हमारे इमोशंस, हमारी लर्निंग, हर चीज ये ब्रेन, हमारा ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल करता है। जो चीज बहुत बहुत अलग है, बहुत डेवलप्ड है। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा भाषा, वैसे कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो सिर्फ मनुष्य में पाई जाती है, और उसका एक ही कारण है, वो है हमारा ब्रेन। मनुष्य ने सुपर कंप्यूटर बनाया। क्या आपको पता है सुपर कंप्यूटर क्या है? कि सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कंप्यूटर हम जो नॉर्मली कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल करते हैं, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, इस डेस्कटॉप लैपटॉप से कम 10 लाख गुना जो पावरफुल होता है ना, उसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर। अभी दुनिया में बहुत एफिशिएंट, बहुत एडवांस ऐसे सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं लोग। यूरोप में बना रहे हैं, अमेरिका, जापान, ये सब बना रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो बहुत हल्का है। हल्का यानी कितना हल्का? यानी 270 टन का है। ये बहुत हल्का है, बहुत छोटा है। ये जो आप देख रहे हो सुपर कंप्यूटर, इसमें कई सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, और ये सुपर कंप्यूटर लगभग 2 ट्रिलियन कैलकुलेशन 1 सेकंड में करता है। इतनी बड़ी उसकी कैपेसिटी है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही विशाल पहले था, अभी कम बहुत ही हल्का होने के बाद भी वो 270 टन है। लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जितना हमने ब्रेन को समझा है, हमारा ब्रेन इस सबसे एडवांस ये जो सुपर कंप्यूटर है उससे कम 30 गुना ज्यादा पावरफुल है। 30 गुना, क्या आप सोच सकते हैं? वो सुपर कंप्यूटर जो 2 ट्रिलियन कैलकुलेशन 1 सेकंड में करता है,
उससे भी ज्यादा कम से कम 30 गुना हमारा एक सिंगल ब्रेन है। जो ब्रेन जो सिर्फ 1.5 किलो का है, जो सिर्फ इतनी छोटी सी जगह पे वो इस चीज से, इस एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर से कम 30 गुना बड़ा। अभी कोई बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आती, बहुत सिंपल लगती है। जैसे आप अगर आपने घर में एंट्री कर रहे हैं, आप दरवाजा खोला आपने और देखा कि आपकी बिल्ली गिर रही। अभी बिल्ली गिरेगी, नीचे दूध में जाएगी या पानी में जाएगी जैसे, और आप उस बिल्ली को बचाने के लिए दौड़ते हैं। अभी बिल्ली कितनी दूर है, कैसे दौड़ना चाहिए, किस स्पीड से जाना चाहिए, कौन सा हाथ आगे करना चाहिए, अभी कितनी सारी चीजें। आप जाते हो इमीडिएटली जाते हो और उस बिल्ली को बचाते हो। अभी सिंपल चीज है, अभी इसमें कोई बड़ी बात नहीं ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ये एक चीज करने के लिए फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आपके मेंदू ने क्या क्या चीजें की, अगर इसकी डिटेलिंग करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आपका जो या हमारा जो ब्रेन है ये सबसे बड़ा, फास्टेस्ट, एडवांस्ड ऐसा सुपर कंप्यूटर है, बहुत बेहतर है। इनफैक्ट हमारे इस सुपर कंप्यूटर में ये जो हमारा ब्रेन है, ये हमारे ब्रेन सबसे पहले तो ये बना हुआ है 1.5 से 2 किलो का। इसमें 80% पानी होता है। अभी हमारे पूरे बॉडी में 70% पानी है, वैसे इस ब्रेन में भी 80% पानी होता है। तो जितना भी मास है, उस मास में आपको पता है कितने नर्वस टिश्यू है, कितने वो नर्व सेल्स है जिसे न्यूरॉन कहते हैं, वो है 100 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब है 100 करोड़, तो 100 बिलियन का मतलब है 10,000 करोड़। तो हमारे इतने छोटे से मगज में, छोटे से दिमाग में, ब्रेन में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स है। और ये सभी जो न्यूरॉन्स है ना, ये क्या करते हैं, सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। उस न्यूरॉन जैसा आप देख सकते हैं, ये सेल है जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं, नर्व सेल। और हर एक बॉडी का अपना अपना एक सेल होता है। हार्ट का अपना अलग सेल है, किडनी का अलग सेल है, लंग का अलग सेल, एक टिश्यू है, सेल है, पेशी है। तो वैसे ही अपनी इस नर्व सेल की, इस ब्रेन की भी अपनी एक पेशी है। और आप देख सकते हैं वो पेशी कैसे कि ऐसे इस तरीके से है और उसको कई सारे ब्रांचेस है। ये एक जो नर्व सेल है, न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ, नर्व सेल के साथ ब्रांचेस से जुड़ा हुआ है। तो एक ब्रेन, एक सेल के कई सारे कनेक्शंस हैं। एक नर्व सेल कई सारे अपने आजू बाजू के जो न्यूरॉन नर्व सेल है उससे जुड़ा हुआ रहता है, कई सारे। और जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, जब भी हम कुछ नई मेमोरी तैयार करते हैं, स्टोर करने की कोशिश करते हैं, मेमोरी यानी क्या, स्टोरेज हमारे दिमाग के अंदर जो है, तो एक नया कनेक्शन फॉर्म होता है, नया कनेक्शन। जब भी कोई नई चीज आप सीखते हैं, नया कनेक्शन फॉर्म होता है। तो बेसिकली ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन यानी स्टोरेज है। और स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है, स्टोरेज की कैपेसिटी की जितने ज्यादा आप कनेक्शन तैयार करोगे, वो उसकी कैपेसिटी, आपकी हमारे ब्रेन की कैपेसिटी। और कितने ऐसे स्टोरेज कर सकते हैं, कितने मेमोरीज रह सकते हैं, आपको अपनी मोबाइल की वजह से, इस कंप्यूटर की वजह से हमें मेमोरी का पता है। जीबी, टीबी, ये सब ऐसी हमें ये चीजें पता है। क्या आपको अंदाजा है कि हमारे इस छोटे से मगज में, छोटे से ब्रेन में ये 10,000 न्यूरॉन 1,000 ट्रिलियन यानी 1,000 बिलियन, यानी 1 ट्रिलियन का मतलब है 100 लाख, सॉरी 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन। तो 1,000 लाख करोड़ इतने अलग अलग कनेक्शन बना सकते हैं हम लोग। जो भी चीज हम सीखते हैं, जो भी चीज हम याद रखने की कोशिश करते हैं, जो भी चीज मेमोरी में रखते हैं, किसी भी बात के, वो स्टोरेज बनता है, एक नया कनेक्शन फॉर्म होता है। तो ये नया कनेक्शन जब फॉर्म होता है तो वो स्टोरेज बनता है, तो मेमोरी हमारे दिमाग में बनती है। तो क्या आपको अंदाजा है कि हमारे इस ब्रेन की स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। साइंटिस्ट को उन्होंने सिर्फ ये रखा है, ये प्रपोज किया है कि 1,000 ट्रिलियन, इतने, इससे भी ज्यादा कनेक्शन बन सकते हैं, इतनी स्टोरेज मेमोरी हमारी इस ब्रेन की है। यानी हम अंदाजा ही नहीं कर सकते इतनी बड़ी कैपेसिटी इस ब्रेन की है। और साइंटिस्ट ने कहा है कि हमारे ब्रेन की जो स्टोरेज कैपेसिटी इट इज अनलिमिटेड। कुदरती इस तरीके से इस ब्रेन को बनाया है कि अनलिमिटेड कैपेसिटी हमारे ब्रेन की है। इनफैक्ट ये जो 10,000 करोड़ न्यूरॉन है, ये जो हर वक्त काम करते हैं, हर वक्त अलग अलग चीजों को संभालते हैं। अभी 10,000 करोड़ कुदरत ने क्यों बनाए इतने सारे न्यूरॉन्स, क्यों बनाए इतने सारे कनेक्शन, ताकि वो कई सारी चीजें संभाल पाए, कई सारी चीजों को वो कंट्रोल करता है स्टिमुलस से, मैसेज से। तो क्या आपको पता है कि हर वक्त, हर दिन
ये मनुष्य का दिमाग कितने सारे मैसेजेस रिसीव करता है, सेंड करता है, चीजों को कंट्रोल करता है। तो आज की तारीख में दुनिया में जितने भी फोन हैं, करोड़, ये इस दुनिया के ऊपर 800 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, करोड़ों फोन है इसमें। सभी मोबाइल मिलके, सभी फोन मिलके जितने मैसेज वो देते होंगे दिन में, उससे ज्यादा मैसेजेस आपका एक ब्रेन दिन में देता है। तो क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये चीज क्या है ना? इसीलिए ये साइंटिस्ट कहते हैं कि ये समझ के बाहर है। ये ब्रेन, हमारा मानवीय मेंदु जो है, वो हम सोच भी नहीं सकते। ये ऐसी उत्पत्ति है, ये ऐसा क्रिएशन है कुदरत का जो हम कभी भी समझ नहीं सकते। इतना जितना ज्यादा हम समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ज्यादा हम प्रभावित हो रहे हैं कि कितनी अद्भुत ये रचना है। तो दुनिया में जितने भी मैसेजेस हर दिन हर मोबाइल से जाते हैं, उससे कई ज्यादा मैसेजेस हर वक्त हमारे दिमाग से चलते हैं। और दोस्तों इतना भी नहीं, ये जो मैसेजेस है वो कितने फास्ट रहते हैं। यानी आप अगर देखोगे तो उसका स्पीड जो है वो 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैसेजेस आते हैं। अभी ब्रेन का वैसे देखा जाए तो बेसिक फंक्शन क्या है कि स्टिमुलस के लेना, वो मैसेज लेना, उसके ऊपर प्रोसेस करना और फिर से मैसेज भेजना कि चलो ये काम करना है करके। आगे यही चीज है तो ये करना है, ये एक्शन, ये रिएक्शन जो कुछ है वो करना है। कितनी फास्ट इंफॉर्मेशन जाती है, तो 150 से लेके 500 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑलमोस्ट जो एवरेज है वो 400 किलोमीटर का। 400 किलोमीटर के स्पीड से अगर आपके पैर को कुछ लगा या कुछ महसूस किया, 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जो सेंसेशन है, वो जो मैसेज है, वो मेंदु को जाता है। और उसी के साथ फिर उसके ऊपर जो कुछ सोचना है, एक्शन, डिसीजन लेना है और एक्शन करना है, वही उतना फास्ट उस पैर के लिए जाता है, वो भी इतनी स्पीड से। और वो भी इतना सिंपल कनेक्शन नहीं है, वो भी आप समझिए, एक सिंपल कनेक्शन नहीं है वायर जैसा जो कंटिन्यूअस है, जो सिर्फ मैसेज निकलता है और भेजता है। आप देखेंगे कि ये न्यूरो ट्रांसमिशन जो होता है, ये जो मैसेज का ट्रांसमिशन होता है, ये मैसेज का ट्रांसमिशन होने का भी जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो भी अद्भुत है। यानी एक जो नर्व सेल है दूसरे नर्व सेल के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ नहीं है, उसके बीच में गैप है। उसके बीच में एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जो मैसेज हमको देना है, वो उसके वेसिकल्स बनते हैं, बैग्स, छोटे छोटे बैग्स बनते हैं, वो बैग्स जाते हैं, फूटते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलते हैं और सामने वाले के रिसेप्टर के ऊपर जाके चिपकते हैं और बताते हैं कि ये काम करना है करके। अभी इतना कॉम्प्लेक्स, यानी इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांसमिशन है, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, फिर भी वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कितने फ्रैक्शन सेकंड में हो रही है। 400 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर तेज से कोई भी गाड़ी नहीं हम लोग चलाते, कोई भी गाड़ी नहीं चलती, मोटर, आई मीन व्हीकल। तो वो उस हिसाब से ये सब चलता है और इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत है। ये इम्पॉसिबल है समझना कि कैसे इस स्पीड से ये सब कुछ होता है। और इसीलिए दोस्तों, इसीलिए ये साइंटिस्ट कहते हैं कि कितना भी गहरा है, यानी ब्लैक होल के बारे में हम सोचें या ऐसे कई सारे कुदरत के जो करिश्मे हैं उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, लेकिन इन सबसे अद्भुत अगर कुछ है, सबसे ऊपर, सबसे महान अगर कुछ है क्रिएशन, तो वो है ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। और कैसे हम कॉपी करेंगे ऐसे चीज को जो हम अभी तक समझ ही नहीं पाए, ऐसे ब्रेन को जो अभी तक हमें समझा ही नहीं कि एक्चुअली कैसे होता है, क्या काम करता है। तो कैसे उस ब्रेन के जैसे काम करने वाली मशीन बनाए, जबकि हमको ही पता नहीं कि ब्रेन एक्चुअली क्या है, किस तरीके से काम करता है। कई सारे ऐसी चीज है ब्रेन की जो अभी तक हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं, जैसे माइंड। क्या है माइंड? क्या व्याख्या होगी माइंड की? पूरी दुनिया में अनादि कालों से जो मेडिटेशन किए करते हैं, हम विपश्यना करते हैं, वो पूरी इसलिए कि वो माइंड को हम कंट्रोल करें। तो हर जगह, हर फिलोसॉफी में कहा गया है कि आप माइंड सब कुछ है, मन सब कुछ होता है। मन को आप कंट्रोल में रखिए, पूरी चीजें आपको कंट्रोल में आ जाए। क्या है मन? मन क्या है? मन एक्सपीरियंस है, मन लर्निंग है, मन इमोशंस है, मन डिसीजन पावर है, विल पावर है। क्या है मन? और ये जो मन है, ये मन रहता कहाँ है? ये जो ब्रेन है, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो मन जैसे काम करता है? कौन सी वो चीज है इस मन को कंट्रोल करती है, नहीं करती है? जबकि हर वक्त हम ये कहते हैं कि मन सब कुछ है, माइंड सब कुछ है, ये माइंड गेम है सब कुछ। लेकिन ये जो है, अगर ये माइंड है, मन है,
और ये दिमाग से, इस बिंदु से शुरू होता है, काहे का कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या काम होता है, कौन से न्यूरो, कौन से केमिकल्स, कौन सी प्रोसेसेस होती है जिससे माइंड तैयार होता है, जो कभी खुश भी होता है, जो कभी दुखी भी होता है, और हर चीज जो महसूस होती है वो सिर्फ इस मन से होती है। हर चीज जो आगे बढ़ के एक्शन रिएक्शन जाती है वो बेसिकली शुरुआत होती है इस मन से। इसलिए इस मन को कंट्रोल करना जरूरी है, और इसलिए स्पेशली सब जगह आप पहले निकाल के वो विपश्यना या मेडिटेशन में आप थोड़ा सा समय दीजिए और इस माइंड को, मन को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे कई सालों से हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समझे नहीं मन क्या है। दोस्तों, अभी थिंकिंग, ये सोच विचार, हम कहते हैं कि हम कंप्यूटर बनाएंगे, हम कंप्यूटर ब्रेन जैसा काम करेगा, जो स्टिमुलस आएगा और वैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन वो बहुत सारी चीजें ऐसी है हमारे मन में, हमारे दिमाग में या ब्रेन में, कि जो बिना स्टिमुलस काम करती। ये जो सोच है, ये सोच विदाउट स्टिमुलस शुरुआत होती है। बहुत बार हमारी यहाँ कुछ मेमोरी होती है, उससे वो सोच तैयार होती है। और ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे जिस चीज के लिए कोई स्टिमुलस नहीं? ये ब्रेन खुद, यानी उसके जो एक्सपीरियंसेस हो गए, जो उसके बारे में जो विल पावर है, मन है, उसके हिसाब से उसकी जो सोच तैयार होती है, उस सोच को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कौन सा पार्ट है अगेन ब्रेन का जो इस सोच के लिए काम करता है, किस तरह से होता है सोच, ये भी अभी तक हमें पता नहीं है। इनफैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी देखिए मशीन को हम क्या कहते हैं कि आपको देखो ये दिखेगा तो ये इसको ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसे मशीन, अभी आदमी या मनुष्य मशीन को ये सिखाने की कोशिश कर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि आपने इस मनुष्य को देखा, इसकी आंखें ऐसे, आइरिस ऐसे है, नोज ऐसा है, तो फोन खुलने है आपको, राइट? तो मनुष्य ने बताया कि ये चीज है, ऐसे स्टिमुलस आई तो आपको ऐसे रिएक्ट करना है। ऐसे मनुष्य अभी मशीन को सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेंदु जो है, जो हमारा ब्रेन है, वो हर एक चीज को वैसे ही देखेगा ऐसा जरूरी नहीं। कई सारे ऐसे प्रॉब्लम, यानी फिजिकल चीजें तो सही है, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे प्रॉब्लम्स है, कुछ संकट आते हैं, कुछ चीजें होती है। अभी एक अगर कोई सिचुएशन है, किसी को बहुत बड़ा संकट वो लग सकती है, और सेम सिचुएशन, सब कुछ सेम, किसी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लग सकती है कि इससे मैं इतना बेहतर बन सकता हूं। अभी किसी चीज को आप किस तरीके से देखते हो, डिपेंड करता है कि आपका नजरिया क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या पर्सनैलिटी है आपकी, कैसी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, क्या आपके अनुभव रहे। इस चीज के ऊपर होता है कि एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये भी चीज जो होता है वो मेंदु डिसाइड करता है। आपके कई सारे जो बिहेवियरल पैटर्न है वो डिसाइड करते हैं। और ये भी अभी तक हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से एक्चुअली मेंदु ये काम करता है, कौन सी वो चीजें होती है ब्रेन में, कौन सी वो चीजें होती है, कौन सी अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसकी वजह से प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, अभी तक हम समझे नहीं। इनफैक्ट कंसेप्ट फॉर्मेशन, अभी कंसेप्ट फॉर्मेशन यानी क्या? तो कंसेप्ट फॉर्मेशन यानी जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम समझ लेते हैं कि चलो ये चीज यानी ऐसी होती है। पत्थर यानी क्या? पत्थर ऐसे होता है, पत्थर इस तरीके से दिखता है और पानी में वो डूबता है। लकड़ी क्या? तो लकड़ी इस तरीके से होती है, इस तरीके से दिखती है, ऐसे सब उसके फीचर्स वगैरह, फिजिकल वगैरह सब ये हो सकता है कि ये चीजें मशीन सीख ले कि ये, लेकिन कई सारे ऐसे कंसेप्ट फॉर्मेशन है जो मशीन नहीं सीख सकती, जहां फिजिकल चीजें नहीं है, यानी कोई भी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए। कोई किसी आदमी को ऐसा लग सकता है कि मैं एग्रेसिवली काम करूं तो मेरी सब काम हो सकती है, किसी को ऐसा लग सकता है कि मैं अगर प्यार से बात करूं सबसे तो मेरा काम होता है, या हर काम हो सकता है, हर मुश्किल आसान हो सकता है। अभी इन दोनों के अपने अपने कंसेप्ट हैं दोनों का। किसी को ऐसा लगता है नहीं, जब मैं जोर से बोलूंगा, ये करूंगा, मेरी पावर बढ़ाऊंगा तभी वो काम होगा। किसी को लगता है नहीं, प्यार से ही सब कुछ होता है। ये कंसेप्ट कैसे फॉर्म होते हैं? कौन फॉर्म करता है इसको? किस तरीके? या माता पिता हो सकते हैं, हमारा आजू बाजू का एनवायरनमेंट हो सकता है, हमारे अध्यापक हो सकते हैं, लेकिन ये सब एक्चुअली कैसे होता है? कौन सा प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस को हम समझे और उस प्रोसेस से फिर ये मशीन बनाए, ये मुमकिन ही नहीं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो एक्साइट करने वाली चीज है मनुष्य को, वो है ड्रीम्स। आपको अंदाजा नहीं, लेकिन सदियों से, ईस्वी सन जो क्रिस्त पूर्व जिसे कहते हैं, बीसी, तब से लेके जितने भी सिविलाइजेशन है,
जितने भी अलग अलग सभ्यता है, हर सभ्यता में इस ड्रीम्स के ऊपर, सपनों के ऊपर काम तब से हो रहा है। हर कोई अपने अपने सभ्यता, अपने अपने संस्कृति, यहाँ तक सिर्फ सभ्यता और संस्कृति नहीं, धर्म, अलग अलग धर्म, अलग इस सपने के ऊपर उनकी अलग अलग फिलोसॉफीज है। दोस्तों सपने यानी क्या? तो सपने एक कलेक्शन होता है पिक्चर्स का, मोशंस का, इमोशंस का, उसमें चलचित्र होते हैं, फोटोज होते हैं, सब कुछ होता है। मनुष्य दिन जब रात को सोता है तो ऑलमोस्ट 2 घंटा उसकी वो सपने में रहते हैं, 2 घंटा वो सपना देखते हैं। हर सपना जो होता है वो 5 मिनट से लेके 20 मिनट का होता है। तो ऐसे कई सारे सपने देखते हैं जो ऑलमोस्ट 2 घंटा वो सपना देखता है। और ये सपना एक्चुअली क्या होता है, इसकी अलग अलग थियरीज है, अलग अलग सेक्टर्स है। साइंटिफिक एक थियरी है, एक साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल थियरी है, और एक एक्चुअली रिलीजियस ऐसी थियरी है कि इसके ये परिणाम है, इसलिए ये सब ऐसा होता है। इनफैक्ट इस सपने के ऊपर काम करने वाले एक स्पेशल ब्रांच, एक स्पेशल शाखा है जो सिर्फ सपने के ऊपर काम करती है। अभी सपना क्या है, कि किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, जो इमेजिनेशन का, न्यूरोलॉजिकल चीजें होती है जिसको महसूस करती है, ये अभी तक हमें समझा नहीं। वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है हमारे दिमाग में, ब्रेन में, जो सपना तैयार करती है? क्या कोई एक चीज है जो सपना तैयार करता है, या फिर से कई सारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं जो सपना तैयार करती है? ये अभी तक हमें समझे नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि इतने सालों से, हजारों सालों से इस सपने के ऊपर काम चल रहा है। आप इस बीसी पूर्व से लेके आप देखोगे तो अलग अलग थियरीज, अलग अलग फिलोसॉफीज लोगों ने तैयार की है कि इस सपने से लेके इसका ये उद्देश्य होता है, और इसका ये कारण होता है, और इसका ये परिणाम होता है। ये सब चले, लेकिन अभी तक हम इस सपने के ऊपर समझे नहीं। तो दोस्तों ये जो भी काम अभी ब्रेन के ऊपर हम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर बन रहा है, दिन ब दिन बढ़ता, तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कि हम मशीन ऐसे बना रहे हैं कि जो ब्रेन जैसा काम करे। लेकिन क्या काम करे, ये मशीन क्या काम कर रहे हैं? तो मशीन बेसिकली सिर्फ स्टिमुलस, जो आने वाला जो इंफॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग, बस इतना ही काम कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। ब्रेन किस तरह से आने वाली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, कोई भी जो स्टिमुलस आता है उसको कैसे प्रोसेस करता है, बस इतना ही हम थोड़ा समझ पाए हैं। और उसके बेसिस पे अभी हम इस एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हैं। एक तो होता है सिंपल लर्निंग, ये स्टिमुलस आया तो ये रिस्पॉन्स है, इतना सिंपल। आगे कोई गाड़ी आई तो अपने आप वो दरवाजा खुलना चाहिए। आई मीन इतना सिंपल होता है, जिसे मशीन लर्निंग कहते हैं। और उसके आगे भी जाके आगे जो हम काम कर रहे हैं अभी, डीप लर्निंग। अभी डीप लर्निंग यानी क्या, कि बहुत सारे स्टिमुलस अगर आ गए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर आ गई, तो अलग अलग लेवल पे उसको प्रोसेस करना और फाइनल आउटपुट देना, ये है डीप लर्निंग। अब ये डीप लर्निंग भी क्या है, तो अल्टीमेटली जो न्यूरॉन के कनेक्शन है, ये जो नर्व सेल है, जो नर्व सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग शाखाओं के साथ, और जिस तरीके से उनका न्यूरो ट्रांसमिशन होता है, बस वही हमको समझ में आया अभी तक। और उसके बेसिस पे हम लोग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने लेवल पे डेवलप कर पा रहे हैं। यानी हम जो ढांचा उधर है उसको ही हम लोग थोड़ा सा ले रहे हैं, और उसके ऊपर ये एआई डेवलप कर रहे हैं। जो हाईएस्ट जो एआई की बात कर रहे हैं हम लोग, वो इतना ही है। लेकिन दोस्तों ये कुछ भी नहीं। ब्रेन की ताकत इतनी है, ब्रेन में इतनी सारी चीजें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। वो सभी साइंटिस्ट का ये कहना है कि हमें पता ही नहीं ब्रेन क्या है, तो उसके ऊपर मशीन का सवाल ही नहीं आता। इतना महान, इतना जबरदस्त है ये ब्रेन। और एक चीज आपने हमेशा सुनी होगी, हमेशा बचपन से आपको कहा होगा कि अगर किसी चीज को आप दिल से सोचो, मन से जोर लगाकर फुल फोकस के साथ अगर सोचो, तो वो चीज हकीकत में बदलती है। आपके जो विचार है, आपके जो सोच है, वो हकीकत में बदलती है। और ये जो चीज है दोस्तों, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन, ये कोई फिलोसॉफिकल वगैरह मोटिवेशनल कोई चीज नहीं, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। बेसिकली ये जो विचार है, थॉट्स, हमारे आजू बाजू अंदर हर जगह विचार होते हैं। ये विचार होते हैं जो एक्चुअली हमारी रियलिटी तैयार करते हैं। ये थॉट्स जो होते हैं, जैसे हवा है, हवा हम महसूस करते हैं, हवा हम समझते हैं, दिखाई नहीं देती, वैसे थॉट्स होते हैं। थॉट्स एक्चुअली रियल में होते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से सोचते हो ना, उसी तरीके से लोग आपको, आप अगर आप अंदाजा करोगे तो वैसे ही लोग आपको मिलते हैं, वैसे लोगों के साथ आपकी दोस्ती होती है। जैसे आप सोचते हो, जैसे आपके विचार होते हो, वैसे आजू बाजू की चीजें होती है, अगर आप इसके पीछे देखोगे। क्योंकि ये थॉट्स एक्चुअली हकीकत है। हकीकत कैसे है,
को कि अभी तक हमें क्या पता था, अभी तक हमें इसे पता था कि दो टेलीफोन जो है, अगर टेलीफोन के साथ बात करनी है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, तो क्या चाहिए? वायर चाहिए जो दो टेलीफोन को कनेक्ट करेगा और जिससे हम बात कर पाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं। इस हवामान में, इस एटमॉस्फेयर में ऐसे वेव्स है जो वेव्स विदाउट वायर हर तरह की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ये टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सभी जो इंफॉर्मेशन एक यहां से वहां जो जाती है वायरलेस, ये सभी इसी तत्व पर आधारित है। वैसे ही सेम तत्व है ये विचारों का, इस मेंदु का। इनफैक्ट हमारा ये जो मेंदु है, हमारा ये जो मन है, ये दुनिया का बहुत पावरफुल ऐसा मैग्नेट है, चुंबक है। हमारा मेंदु जब भी कोई बात सोचता है, उस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम तैयार करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये बेसिकली जो जैसे चुंबक काम करता है। चुंबक कैसे लोगों को खींचता है, खींचता है, उसी तरीके से ये भी हमारा माइंड वो चुंबक है जो चीजें जिसके बारे में वो सोचता है वो खींचता है। अब ये कितना स्ट्रांग रहेगा, ये सोच करता है कि आप कितनी स्ट्रांगली उस चीज को सोचते हो। और वो जो चीज है, वो चीज तैयार होती है, आपके विचार तैयार होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ। और ये सिर्फ लोगों को, ये सब चीजों को अट्रैक्ट ही नहीं करते, तो चीजों को रिपेल भी करती है। तो हमारा मेंदु, हमारा दिमाग या हमारा मन एक ऐसा मेंदु है एक ऐसा मैग्नेट है, चुंबक है, जो ना कि सिर्फ चीजों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अब चीजों को अपनी तरफ से दूर भी भगाता है। और कितना स्ट्रांगली ये काम करेगा, ये डिपेंड होता है कि कितनी स्ट्रांगली आप उसके ऊपर सोचते हो, आप विचार करते हो। जितनी स्ट्रांगली आप उसके ऊपर सोचते हो, विचार करते हो, उतने स्ट्रांग वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तैयार होते हैं। दोस्तों, ये सभी चीज तैयार होती है आपके दिमाग से, ये सभी चीज तैयार होती है आपके ब्रेन से। जितना ज्यादा स्ट्रांगली, जो हमेशा कंटिन्यूसली अगर आप उस चीज के ऊपर सोचते हैं ना, उतने स्ट्रांगली ये वेव्स तैयार होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तैयार होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी क्या? तो ये एनर्जी, ये बेसिकली एक एनर्जी है, जो एनर्जी तैयार होती है आपकी इस मन से, आपके इस दिमाग से। और ये एनर्जी अगर किसी अच्छी चीज को पूरे शिद्दत के साथ, पूरे फोकस के साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो बहुत ही स्ट्रांग वो वेव्स, वो एनर्जी तैयार होती है। और अगर वो एनर्जी, वो चीज जो आप करना चाहते हो, वो अगर इस प्रकृति के नियम पर आधारित है, प्रकृति जो काम करना चाहती है, प्रकृति का आपको पता है कि प्रकृति का एक सिंपल नियम है, हर चीज हर जीव की व्यवस्था करती है, हर जीव का ख्याल रखती है। हमेशा ये पूरी दुनिया सस्टेनेबल हजारों लाखों सालों तक ऐसे ही चलती रहे, उसके लिए प्रकृति काम करती है। प्रकृति एक्चुअली उसे हम धरती माँ कहते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली माँ जैसा काम करती है, सबके हित में काम करती है। और ये सबके हित में काम करना, ये प्रकृति का ओरिजिनल नेचर है, दुनिया का ओरिजिनल नेचर, इस यूनिवर्स का ओरिजिनल नेचर। तो अगर आप भी कुछ ऐसा सोच रहे जो इस प्रकृति के नेचर के साथ, इस प्रकृति के मूल नियम के साथ है, और आप दिल से कुछ करना चाहते हो ना, तो ये प्रकृति का जो ऊर्जा है, प्रकृति के जो वेव्स है, वो भी आपके साथ मिलके आपको वो करा देते हैं। स्पेशली जब आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो लोगों के हित में हो, जो इस प्रकृति के हित में हो, उस दुनिया को बेहतर कराने के लिए आप काम कर रहे हो और अच्छा दिल से काम कर रहे हो, तो ये प्रकृति आपको हमेशा मदद करती है। उसके भी कई सारे फोर्सेस हैं जो आपको आके मिलते हैं, और आपके वो जो वेव है, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको बहुत स्ट्रांग बनाती है। और दोस्तों, जब कोई फैमिली होती है, बहुत बड़े, जब हजारों लाखों लोग ऐसी कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं जो अच्छी दिशा में हो, जो अच्छाई के लिए हो, इस दुनिया की भलाई के लिए है, तो वो ये प्रकृति भी उस चीजों का साथ देती है। और ऐसे ही होगा जब हम सभी लोग मिलके, हजारों लाखों लोग मिलके MCL में अपने दुनिया को, इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। जब इस दुनिया को बेहतर एक सस्टेनेबल इकोनॉमी तक की तरफ लेके जाने की बात कर रहे हैं, तो ये प्रकृति भी हमें उसका साथ देने वाली है। और बहुत जल्दी हम अपने देश को दुनिया का सबसे महान देश बनाने वाले हैं। जय हिंद, जय MCL। मानवीय ब्रेन की संरचना ये कितनी अनाकलनीय है और कितनी अविश्वसनीय है, और वो कितने जादुई चमत्कार कर सकती है, और इंसान की सोच
ये ब्रेन की उपज है और इसी सोच को लेके हम आगे बढ़ना है, ये थॉट था आज का। और एक बार सो गुड मॉर्निंग इंडिया परिवार, और एक शुक्रवार शाम सर का हमारी सोच पे एक जोरदार प्रहार इन इज एजुकेशनल वेबिनार। जी हाँ, जब तक एक उद्योजक अपनी सोच को सही रास्ते पे ना लाए तब तक ना वो अपने काम कर सकता है, ना ही अपना संघर्ष कर सकता है। और मैं आपको बोल दूं, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इस बात को पूरा MCL इंडिया परिवार जानता है और हमारा संघर्ष जारी है, क्योंकि हमें इंडिया ग्रेट अगेन का नारा ये आगे लेके जाना है। जी हाँ, ये रास्ता कठिन होगा, बट जैसे शाम सर ने बताया कि आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना कारागर साबित हो सकता है, कितना मददगार साबित हो सकता है हमारी प्रोग्रेस के लिए। तो ये इस बात को सोचिए, क्योंकि नेचर आपसे सवाल पूछेगा, निसर्ग सवाल पूछेगा। उसका एग्जाम्पल टाचर ने दिया, मच्छरों का चक्रवात। कैन यू इमेजिन एक इंसान के, ह्यूमन बीइंग के सामने कितने बड़े चैलेंजेस खड़े हैं, और उसका रास्ता कहीं ना कहीं युवा MCL इंडिया परिवार ढूंढ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, और इसी सोच के लिए पूरे MCL की सोच रखना हर एक को सलाह। तो थैंक यू वेरी मच श्याम सर, थैंक यू प्राची मैडम, एंड थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीबडी हु स्टिल हैज अ ग्रेट फेथ इन द सिस्टम कॉल्ड MCL। तो जी हाँ, मैं बड़े शान से फक्र से कहूंगा, हम सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, और MCL ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय MCL। Thank you very much, Dr. Lavish sir, and thank you very much, Prachi madam. Thank you very much, Dr. Sham sir. फिर एक बार प्रकृति का एक चमत्कार, जो हमारा इंसान का ब्रेन है, दिमाग है, बिंदु है, ये किस प्रकार से एक चमत्कार ही है, और इसका क्या क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और ये सपोज इसी ब्रेन का सहारा लेकर, इसकी ताकत का सहारा लेकर कैसे फिर एक बार हम भारत को दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और पूरी दुनिया को शाश्वत विकास की ओर लेकर जाएंगे। ये बताने के लिए, समझाने के लिए पूरे MCL परिवार के ओर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दोस्तों, आप सभी MSS, हमारे सभी MVP, हमारे सभी चैनल पार्टनर्स, हमारे सभी सस्टेनेबल कंसल्टेंट्स, और साथ ही साथ हमारे सभी स्टेक होल्डर्स। दोस्तों, आप सभी की वजह से भारत में आज जो क्रांति हम लाने जा रहे हैं, इस क्रांति को हम आगे बढ़ा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर फेथ एंड ट्रस्ट। दोस्तों, चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक कृपया आप हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए। याद रखिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये सबको संघर्ष जरूर है, लेकिन कामयाबी भी हमारी होगी। तो इसीलिए इस संघर्ष को जारी रखते हैं, इसी फेथ के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, और चलिए फिर एक बार ये शपथ लेते हैं कि भारत को दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हम बना के रहेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने संपूर्ण परिवार का और MCL परिवार का सेहत का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले शुक्रवार, तब तक के लिए धन्यवाद।